टीम से। हाँ भाई, अरे क्या मामला है? कल आपने सवाल कर लिए, सातवां किसी से हुआ? ठीक है, तो आप सही है। बाकी हुए? मेरे हिसाब से परेशानी वाला एक ही होना चाहिए, सातों। बाकी तो परेशानी वाला होना नहीं चाहिए। बाकी तो हो जाएंगे, थोड़ी माथा फोड़ी करनी है। सातवें के आंसर की गलत है। आपको मैं बता दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं। आपके उत्तर आया कितना है? 7 आया? 60? 60 है, 60। ये तो गलत है। पानी बहुत ज्यादा है क्या? है? तो ढक ही दो, ऊपर क्यों पानी और लेके आना था ना? ऊपर से ढक दो ना ये। नहीं, क्लास चालू हो गई, भले ढक के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास रेडी है, जाओ भले। हाँ, एक सातवां सवाल उसमें दिक्कत आई थी। तो किसके उत्तर 10 आया उसमें? किसी के नहीं आया। तो वो मुझे नहीं पता। सवाल आएगा पैमाने की स्केल पर उत्तर कितना आना चाहिए? 10। ये किसके आया है? सातवें सवाल में किसी के नहीं आया। तो आप सारे ही गलत थे, माथा फोड़ी करी नहीं आपने। सातवां सवाल आपको ये कह रहा है कि आपके पास 1 मीटर स्केल छड़ है। पहली लाइन यही बोला, ठीक है। मीटर स्केल छड़ है जो हमारे पास 50 सेंटीमीटर की दूरी पर टिकाई गई है। यही कहा कि नहीं कहा? कि और कुछ बोला है? यही बोला भाई। 50 सेंटीमीटर पर क्या कर दी भाई? इसको टीका दी गई है। इसको टिकाने का मतलब क्या हुआ? फलक्रम। उन विद्यार्थियों को बड़े परेशानी होगी जिन्होंने ये सवाल पढ़ के ही नहीं आए। सवाल आपको दिख तो रहा है नहीं, पढ़ गए, उनको याद होगा। याद होगा ना? ऐसे तो लिखा हुआ मीटर स्केल 50 सेंटीमीटर बराबर बीचों बीच टिकाई गई है। 70 या 75 ग्राम इसका भार है, उसे मैं लेने देना है नहीं। ठीक है, अब मान लो ये यहां से शुरू हुई है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 पूरा। ठीक है, सेंटीमीटर है भाई, स्केल है। तो ये कर दिया 0, ये 10, ये कितना है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 40, 50 तो आएगी। ये कितना है 60 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। यही स्केल है कि नहीं है? हो गया। फिर उसने कहा कि
इस स्केल में जहां पर 20 सेंटीमीटर अंकित है, कितना सेंटीमीटर अंकित है भाई? 20 सेंटीमीटर जहां पर अंकित है, ये अंकित रहा। यहां पर इसने का वजन है 40 ग्राम। बोला कि नहीं बोला? फिर इसने ये भी बोला जहां 90 सेंटीमीटर अंकित है वहां वजन है 50 ग्राम। ये भी बोला, ठीक है। फिर उसने कहा कि मेरा 20 ग्राम मेरे पास वजन और है, उसको कहां पर रखूं ये बैलेंस हो जाए। बैलेंस तो तभी हो जाएगा जब इधर और इधर दोनों क्या हो जाए, बराबर, तभी तो बैलेंस होगा। ठीक है, बताओ मुझे ये दूरी कितनी है? ये कितनी दूरी है भाई? 40 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ठीक बात। ये दूरी कितनी है? अरे बोलो। 30। तो 40 बार गुणा बार की भुजा 40 गुणा 50 कितना होगा? 2000। ये 40 इंटू 30 कितना होगा? 1200। तो कुल मिला के जो 20 ग्राम की वजन की रखनी है वो इधर ही रखनी है कि नहीं रखनी है? तभी बैलेंस आएगा। तो आप कहेंगे कि भाई 20 ग्राम की जो रखनी है इधर ही x सेंटीमीटर की दूरी है, प्लस ये क्या है इधर 40 ग्राम इंटू 30 सेंटीमीटर बराबर 50 ग्राम इंटू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। 50 इंटू 40 कितना हो गया भाई? 2000। ये आपके पास कितना है भाई? 1200। ये कितने के बराबर है भाई? 20x। बारह सौ में से 2000 में से 1200 घटाए तो कितना आया? 800 बराबर कितना है भाई? 20x। x बराबर 800 बटा क्या होगा? 20 बराबर कितना है? 40। तो 40 सेंटीमीटर दूरी है। अब और देखो ध्यान से, उत्तर अभी भी तो नहीं आया ना। दूर 40 सेंटीमीटर की दूरी है। 40 सेंटीमीटर की दूरी तो ये होगी। ये 40 सेंटीमीटर की दूरी है तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए, और ये कोई ऑप्शन में नहीं है। ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, उत्तर यही है। ऑप्शन सारे गड़बड़ थे। और अब आपको पूछे कौन से पैमाने पे रखा गया है, तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर के पैमाने पर। हो गया नहीं हो गया बैलेंस? तो बैलेंस करने के लिए कौन से सेंटीमीटर पैमाने पर रखा गया है? 10 सेंटीमीटर के पैमाने पर। लिख लो। अच्छा, ये उनको समझ में आया जो पढ़ के आया है, नहीं तो सवाल तो मैंने दिखाया है नहीं। मुझे याद था, जो पढ़ के आया उसको भी पता था। नहीं ये बेटर हो क्या? डाउट क्या था? क्या है भाई? जो नहीं पढ़ गए वो तो ये बेटर हो ना कि डाउट क्या है। कल बरसात आई, बहुत ज्यादा थी। थिएटर के विद्यार्थी इस क्लास में कौन कौन है? 3 जना ना। डीजल के 3 जना। ठीक है, हैं?
हो गया भाई। अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उष्मा व ताप शुरू करते हैं। एक डाउट वाला सवाल था, हमने करवा दिया। ठीक है भाई। हैं? आपका ही? आपके भी यही? आपके भी यही? किस किस के पीडीएफ नहीं आई? अब चारों ओर घूम के देख। आ गया? देख लो, क्या मैं थोड़ी आऊंगा? आ गया? देख लो, अरे बैठा बैठा कर रहा है। इधर आ। ये कौन सा आपका कोर्स है? एक मिनट देख दो भाई। ये पीडीएफ? अच्छा, ये तो वो है ना वीडियो। ये कौन सा बैच है? यही बैच है? हैं? इसको एक बार आपके वो नेट ऐप दोनों बंद करके वापस चालू करके बताओ मुझे एक बार। तुरंत तुरंत ही बता दो मुझे, क्योंकि 1 फरवरी वालों को तो आई है, बाकियों के ऐप बंद करके चालू करके बताओ। पर मेरे हिसाब से तो आपके बहुत टाइम से नहीं आई है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, लो लो, क्योंकि आपके सरल मशीन है ही नहीं। इतनी गायब थोड़ी होती है भाई। यहाँ तो हो सकता है कि वो आपका कब का ऐप खुला हुआ है, आपने वही खोला है, वापस बंद करके चालू नहीं किया तो रिफ्रेश वही नहीं होगा। अब आ गई? देखो जादू, देखो जादू। हाँ, वो यही था, इनके ऐप खुला हुआ था, इन्होंने ऐप बंद ही नहीं किया था पिछले 3 दिनों से। ऐप हाइड ही हुआ था, बंद नहीं हुआ था। ऐप बंद होके वापस चालू होता ना, तो जितना भी है वो रिफ्रेश होके डाटा आ जाता है। जब तक ऐप बंद नहीं होगा वो रिफ्रेश होकर नया डाटा नहीं आएगा। है? अब नहीं बताएंगे, एक बताना था, बता दिया। ये वास्तव में बताने लायक सवाल था, इसलिए तो मुझे सवाल तक याद था। बाकी क्या छोटे मोटे सवाल है, कर लेना आप। नहीं हुआ तो आप पढ़ते नहीं, ढंग से पढ़ा करो। हेडिंग डालो, उष्मा व ताप। आवाज मत करो भाई। उष्मा व ताप क्या कहलाता है भाई? हीट एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हम देख रहे हैं तापमान के बारे में। तापमान के बारे में, ठीक है। हाँ भैया, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो। तू ही इधर उधर मत खड़ा हो। हाँ खड़ा हो, एक छोड़ के उसको भी खड़ा कर। खड़ा हो। हाँ करो बातें, क्या बातें करनी है?
तो बेग को क्या करना है, किसी के मुंह पर मारना है, क्या करना है बेग का? जो है शांति से काम करो। देखो मुझे है ना, देखो एक तो आपको पता है मैं शॉर्ट टेम्पर्ड तो हूँ, ये मुझे ही पता है, ठीक है ना। दूसरा है कि आप लगातार ऐसे गुण 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 करते हो ना तो इरिटेट होता आदमी। और मैं बता देता हूँ, वास्तव में मैं इरिटेट होता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ भाई क्लास में बराबर आराम से शांति रहे, तो मैं बराबर लगातार भले 3 घंटे पढ़ाता है, मैं थकता नहीं हूँ। नहीं तो 1 घंटे में आदमी का माथा खराब हो जाए। इसलिए बैठो, आवाज मत करो। मेरा काम पूरा पढ़ाना, मैं पूरा पढ़ा के जाऊंगा, बस इरिटेट नहीं होना चाहिए। तापमान यानी कि टेम्परेचर के बारे में। तापमान क्या है? तो आप कहेंगे ये ठंडक वह गर्म का अनुभव करवाता है। ये यही बताता ना कि वस्तु ठंडी है या गर्म है, उसके बारे में बताता है। कौन? तापमान। वस्तु के ठंडक व गर्म के बारे में बताता है, वो तापमान कहलाता है। जब तापमान ज्यादा होता है हम कहते हैं वस्तु गर्म है, तापमान कम है तो हम कहते हैं वस्तु ठंडी है। यह ऊष्मा का एक प्रभाव है। यह ऊष्मा का एक प्रभाव है, ठीक है। तापमान वस्तु के ठंडक व गर्म के बारे में बताता है, ठीक बात है। दूसरा क्या कह रहा है? यह ऊष्मा का एक क्या है भाई? प्रभाव है, यह भी ठीक बात है। तीसरा कोई और पॉइंट? समान ताप पर पदार्थ की ऊष्मा भिन्न भिन्न हो सकती है। हो सकती है क्या? लाइन लिख देता हूं मैं। समान ताप पर पदार्थ की ऊष्मा क्या हो सकती है भाई? भिन्न भिन्न हो सकती है। तो समान ताप पर पदार्थ की ऊष्मा भिन्न भिन्न हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो सकती है? ताप समान है तो ऊष्मा भिन्न भिन्न कैसे? बताओ हैं? कोई एग्जाम्पल के साथ बताओ ना, पता चलेगा। हैं? क्या? नहीं, एक ही कोई पदार्थ है, तापमान समान है, जैसे मान लो 5 डिग्री 7 डिग्री 0 डिग्री ऐसा है, तो ऊष्मा ऊष्मा अलग अलग है, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ। हैं? एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल एग्जाम्पल से सबको तुरंत समझ में आ जाएगा ना। एग्जाम्पल बताओ, तुरंत समझ में आ जाएगा। अरे 0 डिग्री पर पानी होता है कि 0 डिग्री पर बर्फ होता है? हैं? बनने लगता है क्या मतलब हुआ? बात सवाल सिंपल है, वो तो है ना, बाद में बीच में तुम घड़ी निकाल रहे हो। सवाल इतना ही है
कि 0 डिग्री पर पानी है कि 0 डिग्री पर बर्फ है, जमने लगता है। ये तो बीच में चलना चाहते हैं, नहीं सर मैं इधर भी हूं इधर भी हूं, ऐसा नहीं है। 0 डिग्री पर क्या, पानी कि बर्फ? जीरो डिग्री पर पानी भी हो सकता है, 0 डिग्री पर बर्फ भी हो सकता है। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना कि हमारे पास जो पानी है पहले 5 डिग्री पर था, 4 3 2 0 आया। तो सबसे पहले 0 डिग्री पर क्या है, पानी। फिर ये और उसमें से उष्मा निकालेंगे तो 0 डिग्री पर क्या बनेगा, बर्फ, और फिर होगा माइनस में। वैसे यदि मान लो बर्फ को पिघलाते हुए आ रहे हो तो सबसे पहले पिघलाते हुए आओगे तो -3 -2 -1, 0 डिग्री पर क्या आएगा, बर्फ। उस 0 डिग्री पर जो बर्फ है उस बर्फ को 80 कैलोरी प्रति ग्राम अतिरिक्त उष्मा दोगे तो वो क्या बनेगा, पानी। तापमान क्या रहेगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर पहले क्या था, बर्फ। 80 कैलोरी प्रति ग्राम अतिरिक्त उष्मा दोगे तो वो क्या बनेगा, पानी। और डिग्री कितना है, 0। तो बताओ कि 1 ग्राम मेरे पास बर्फ था, उसको मैंने पानी बनाया, तो 0 डिग्री पर बर्फ और 0 डिग्री पर पानी में अंतर कितनी कैलोरी गया, 80 कैलोरी। तो उसमें अलग अलग है कि नहीं है, ठीक है। एक सवाल आपको परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप अधिक जलन प्रदान करती है, बताइए क्यों? तो आप कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा, ये कहते हो ना। अच्छा, इसका मतलब 100 डिग्री पर आपके पास जल भी है और 100 डिग्री पर भाप भी है। 100 डिग्री जल को भाप में बदलोगे तो आपको 536 कैलोरी प्रति ग्राम अतिरिक्त उष्मा देनी पड़ेगी। कितनी? अच्छा, 100 डिग्री जलता तो 100 डिग्री भाप नहीं है। 100 डिग्री पर जलता तो तापमान क्या रहा, 100 डिग्री रहा। तापमान बदला नहीं, लेकिन उष्मा है जो बदल गई। उष्मा बदलने से पदार्थ की अवस्था बदल गई, लेकिन तापमान तो क्या रहा, समान ही। इसलिए तो आपका प्रश्न बनता है 100 डिग्री जल की अपेक्षा 100 डिग्री भाप अधिक जलन देती है, क्यों? तो आप कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। फिर वो सवाल पूछा, बताओ गलन की गुप्त उष्मा कितनी है? तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम। कई जगह 540 लिखा जाता है, बट 536 कैलोरी प्रति ग्राम। और इसी प्रकार है कि आप जैसे बर्फ बनाते हैं, हिम बनाते हैं, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्लियर है? तो बताओ, समान ताप पर पदार्थ की उष्मा भिन्न भिन्न हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। बस ये लाइन समझानी थी। तापमान तो हमने समान ही रखा। अगला है, इसे थर्मामीटर या पायरोमीटर द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है भाई? थर्मामीटर या पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये हमारे पास, इसको ये भी कहते हैं, ये उष्मा को मापने की डिग्री इकाई है। बोलो, 1 2 और 3। आप आराम से रहा करो। तूने बोला तो ठीक है, ये बीच वाला तो हिट लिस्ट में भी है, ध्यान रहे। आराम से शांति रहे तो क्या आराम से पढ़ाया जाता है भाई, पढ़ाया नहीं जाता ना। मैं क्या डाटा शेड करके आता हूँ, फिर इधर उधर खिसक जाते हैं, गड़बड़ होती है। लिख लिया?
वाह। मैंने कहा थर्मामीटर से मापते, वो कहते ताप मापी से भी मापते हैं, यही है वो। थर्मामीटर तो ताप मापी है। डॉक्टरी ताप मापी, द्रव्य ताप मापी। ताप मापी मतलब थर्मामीटर, मीटर मतलब मापी, थर्मा मतलब ताप। ठीक है भाई, अगला लो। उष्मा 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 यानी हीट। हीट क्या है बताओ भाई? उष्मा किसे कहते हैं? यह ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। यह ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसका प्रवाह क्या होता है भाई? उच्च से निम्न की तरफ। इसका प्रवाह उच्च से निम्न की तरफ होता है। यह ऊर्जा का एक रूप है। इसका प्रवाह क्या होता है भाई? उच्च से निम्न की तरफ। इसका मापन कैलोरीमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा भाई? कैलोरीमीटर के द्वारा। यह ऊर्जा का एक रूप है। इसका प्रवाह उच्च से निम्न की और निम्न की तरफ होता है। इसका मापन कैलोरीमीटर द्वारा किया जाता है। दो अलग अलग ऊष्मा के पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण की ऊष्मा ज्ञात की जा सकती है। दो अलग अलग पदार्थों को मिलाएंगे तो क्या होगा? उससे निम्न की तरफ जाएगा, कुल मिला के बैलेंस बन जाएगा, तो मिश्रण की ऊष्मा भी हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात। भिन्न भिन्न ऊष्मा के पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण की ऊष्मा ज्ञात की जाती है। भिन्न भिन्न ऊष्मा के पदार्थों को मिलाने पर क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे मिश्रण की ऊष्मा ज्ञात की जाती है। ओके। अब हम कहते हैं तापमान का मापन करना है। लिख लिया भाई?
यहाँ तापमान का मापन कह दो, यहाँ तापमान के मात्रक कह दो, एक ही बात है। तापमान के मापन ही तो हुआ, तापमान के मात्रक क्या है? ठीक, तापमान मात्रक है। तो तापमान के मात्रक होते हैं हमारे पास डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री र्यूमर। क्लियर? ओके। अब देखो तापमान के मात्रक के बारे में। इससे पहले एक मैं आपको शब्द पूछो, हिमांक क्या होता है? हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। जो हिमांक बिंदु होगा वही गलनांक भी होगा। जो हिमांक होगा वही क्या होगा? गलनांक। हिमांक होता है हमारे पास आपके दो, द्रव से ठोस। द्रव से ठोस में रूपांतरण। ठीक है। इसे गलनांक भी मतलब गलनांक यही बिंदु होता है। गलनांक पानी का कितना होता है? इतना देख लो ना। पानी का हिमांक कितना है भाई? 0 डिग्री है। अरे एक तो 4 आपको बहुत ज्यादा याद है। आपको एक 4 याद है ना, उस 4 को हर जगह घुसेड़ देते हो। 4 केवल घनत्व है, सर्वाधिक कहां है? 4 डिग्री पर। इसके अलावा 4 कहीं नहीं है। बाकी 4 का कहीं क्या रोल है? सॉरी, एक होता है क्वथनांक। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। द्रव से गैस में रूपांतरण। जो द्रव से गैस में रूपांतरण होगा वो कहलाएगा क्वथनांक। ठीक है भाई। क्वथनांक क्या आएगा? तो आप इतना ही कहेंगे, ये हमारे पास द्रव से गैस में रूपांतरण होगा। ये होगा ना भाई? ठीक है। द्रव से ठोस में रूपांतरण क्या कहलाए भाई? हिमांक। द्रव से गैस में रूपांतरण क्या कहलाए भाई? हमारे पास क्वथनांक। ठीक है। अब देखो कि ये पानी का क्वथनांक कितना होता है भाई? बताओ कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तापमान का मापन किस में करोगे? सेल्सियस में। और किस में करोगे भाई? फ़ारेनहाइट में। और किस में करेंगे? केल्विन में। और बचा खुचा थोड़ा बहुत देखना तो र्यूमर में। एक तो हमें देखना है इसके हिमांक के बारे में, और एक देखना है क्वथनांक के बारे में। ठीक है। पानी का जो हिमांक है सेल्सियस में कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री। यदि फ़ारेनहाइट में हिमांक करूंगा तो कितना आएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और क्वथनांक कितना आएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन करूंगा तो हिमांक कितने पर आएगा? 273 केल्विन पर। क्वथनांक कितना आएगा? 373 केल्विन पर। और र्यूमर क्या आएगा? 0 डिग्री र्यूमर। और ये कितना र्यूमर हो जाएगा भाई? 80 डिग्री र्यूमर। केल्विन को डिग्री में व्यक्त नहीं करते हैं, बाकी सभी हमारे पास किस में व्यक्त हो जाता है भाई? डिग्री में व्यक्त हो जाता है।
लिख लिया भाई, ठीक है। अब देखो कि इनके बीच में आपस में संबंध देखो, वो कह गए रेखिन रह गया, रेखिन पूछा र्यूमर भी नहीं है, हमने लिखा है र्यूमर, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो कि ताप तापमान के मात्रकों में संबंध क्या है, और ये मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दिया था ना भाई, पर थोड़ा सा यहां देखना पड़ेगा। संबंध क्या है, तो आप कहेंगे सेल्सियस माइनस क्या आएगा 0 बटा क्या भाई 100 बराबर एफ माइनस 32 बटा क्या आएगा 180 बराबर क्या था के माइनस 273 बटा क्या है 100 और आर माइनस 0 बटा क्या है 80। इसमें यदि ये कहें सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में संबंध सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होगा भाई C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। सेल्सियस में केल्विन में संबंध, सेल्सियस में केल्विन में क्या संबंध है भाई बताओ। है? C बराबर C बराबर के माइनस 273 या के बराबर C प्लस 273, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल कराने की तो आवश्यकता है नहीं, मेरे हिसाब से कराए हमने आराम से काफी सारे, है ना भाई। तो न्यूमेरिकल कराने की तो इसकी आवश्यकता आराम से करे, काफी किए ना न्यूमेरिकल, तो सवाल बहुत किए थे इस ग्रुप ने, बहुत सवाल कर लिए। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध, सेल्सियस में केल्विन में संबंध। ठीक है, ओके। अगला है उष्मा के मात्रक। उष्मा के मात्रक क्या है कैलोरी। कैलोरी क्या कहलाता है भाई, 1 ग्राम जल को
1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा को एक कैलोरी कहते हैं। एक ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। हमारे पास है सेल्सियस हीट यूनिट। एक पौंड जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, एक पौंड जल को 1 फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ठीक है भाई, ये तीनों डेफिनेशन ध्यान रखनी है। 1 कैलोरी किसे कहते हैं? 1 ग्राम जल को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। अब BTU और सेल्सियस हीट यूनिट में दोनों में ध्यान रखो, 1 पौंड जल को है 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो वो सेल्सियस हीट यूनिट कहलाएगी, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करोगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब इसमें संबंध देखना है थोड़ा ध्यान से। सेल्सियस हीट यूनिट बराबर 252 सॉरी
1.8 BTHU, ठीक है। 1 BTHU बराबर 252 कैलोरी। 1 CHU 453.6 कैलोरी। 1 थ्रम बराबर 1,00,000 BTHU बराबर लगभग क्या होगा 25,210 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी कितना होगा 4,186 कह दो या 87 कह दो जूल। एक कैलोरी बराबर क्या आएगा 4.186 जूल। एक जूल बराबर क्या आएगा 1/4.186 कैलोरी। यहां आप क्या कहते हैं 0.24 कैलोरी, ठीक है ना भाई। सारे आंकड़े नोट कर लो। लिख लिया भाई। वैल्यू तो याद ही करनी है और तो कोई इलाज है भी नहीं इसका। क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो सेल्सियस हीट यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये सब के संबंध हमने देख लिए। ये 252.1 कैलोरी है तो वो एक वहीं से आया है, ठीक है भाई। अब होता है कि हमारे पास उष्मा का मात्रक तो आ गया, उष्मा का मापन करना है। मापन किसके द्वारा किया जाता है कैलोरीमीटर द्वारा।
उष्मा का मापन। कर लो, बातें कर लो एक बार, कर ले कर ले कर ले। और स्मार्ट एंड ओवर स्मार्ट दोनों ही मेरे सामने बनने की तो आवश्यकता होती नहीं है। उष्मा का हमें क्या देखना है भाई? मापन। उष्मा का मापन किसके द्वारा होता है? कैलोरीमीटर के द्वारा। उष्मा का मापन किसके द्वारा होता है भाई? तो आप कहेंगे कैलोरीमीटर द्वारा। कैलोरीमीटर उष्मा का मापन कैसे करेगी? तो जैसे उष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की तरफ होता है, तो ये उष्मा उच्च से निम्न की तरफ क्या हो रही है? स्थानांतरित हो रही है। तो ये स्थानांतरित होने वाली उष्मा का क्या करते हैं? मापन। स्थानांतरित होने वाली उष्मा का क्या कर लेते हैं? मापन। उष्मा उच्च से निम्न की ओर स्थानांतरित होती है, तो इसके द्वारा स्थानांतरित होने वाली उष्मा का मापन किया जाता है। उष्मा उच्च से निम्न की ओर स्थानांतरित होती है, तो इसके द्वारा स्थानांतरित होने वाली उष्मा का क्या किया जाता है भाई? मापन किया जाता है। ठीक है, अगला। अब ये क्या है कि एक बेलनाकार बर्तन में घन आकार का तांबे का भाग होता है जो पानी में डालकर उष्मा का मापन करता है। इसमें तांबे का घनाकार भाग को बेलनाकार बर्तन में डालकर उष्मा का मापन किया जाता है। उष्मा उच्च से निम्न की तरफ स्थानांतरित होती है, जिससे उसका मापन कर देते हैं, और इससे हमारे पास मिश्रण की उष्मा का मापन हो जाता है, क्योंकि उष्मा एक से जितनी उष्मा से होगी, दूसरा उतनी उष्मा क्या करेगा? प्राप्त करेगा। तो ये से प्राप्त करने पर जाएगा, तो स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसी उष्मा का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? कैलोरीमीटर के द्वारा। और तांबे का घनाकार भाग को बेलनाकार बर्तन में डालकर उष्मा का क्या किया जाता है? मापन। यह है मिश्रण की उष्मा का मापन करता है।
ये मिश्रण की ऊष्मा का मापन करता है। ठीक है भाई। अगला हमारे पास है तापमान का मापन। तापमान का जो मापन है वो हमारे पास दो विधि द्वारा किया जाता है। एक होती है थर्मामीटर और दूसरी होती है पायरोमीटर। थर्मामीटर और दूसरी कौन सी होती है? पायरोमीटर। तो सबसे पहले मैं थर्मामीटर के बारे में देख लेता हूं। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? थर्मामीटर। थर्मामीटर में सबसे पहले क्या हुआ? हेलो हेलो, अरे रुको रुको, अभी सफाई कर रहा है वो, क्यों ऐसे? पोचा देने के तुरंत बाद तो मम्मी भी नहीं जाने देती, उसने तो ताजे ताजे दिए हैं। जा, सोचना चाहिए तुम्हें। दर थर्मामीटर, दर थर्मामीटर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसमें द्रव या तो पारा भरा जाएगा या द्रव क्या भरा जाएगा? एल्कोहल। या तो पारा भरा जाएगा और यहाँ क्या भरा जाएगा? एल्कोहल। पारा भरा जाता है तो पारा क्या है कि -39 डिग्री है क्या? इसका हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक। यहां तक ये आराम से कार्य कर लेता है। ठीक है। अब देखो कि जो पारा है उसका आयतन का प्रसार है वो जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी से ऊष्मा का क्या कर देता है? संचरण करवा लेता है। जैसे आपके काक में या मुंह में द्रव थर्मामीटर डाला जाएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर, तो वो उसके अंदर पारा भरा हुआ है। पारा तुरंत वो तापमान लेके और पारा अपनी स्केल के ऊपर तापमान दर्शा देगा। ये बहुत जल्दी से क्रिया करेगा। उसकी जगह कोई और पदार्थ डालता तो इतना जल्दी से क्रिया नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर तापमान है जो -30 से नीचे -40 -50 भी होता है। तो -30 के बाद में इसके काम करने की ठीक क्षमता है नहीं, और फिर ये जमने भी लग जाता है। -39 पे तो जम ही जाता है, तो जमने के बाद में तो ये काम करेगा नहीं। इसलिए जहां ऐसा एरिया होता है वहां पर हम द्रव थर्मामीटर में क्या भरते हैं? एल्कोहल। और एल्कोहल का हिमांक बिंदु होता है -115 डिग्री सेल्सियस, यानी ये -115 डिग्री पर जाके जमते हैं। तब तक तो ये जमते ही नहीं है। ठीक है। और इसका क्वथनांक कितना होता है? 75 होता है, 60 होता है, ऐसा कुछ होता है। 75 मुझे याद नहीं है, 75 है क्या? हाँ भाई देख लेना। तो यदि पारा भरा हुआ तो पारे का हिमांक कितना है? -39। सामान्यतः हम कौन सा काम लेते हैं? पारा। लेकिन जहां पर -39 से नीचे मापना, तो किसको काम में लोगे? द्रव थर्मामीटर में एल्कोहल भरा जाता है। इसलिए फौजियों को भी एल्कोहल इसलिए पिलाई जाती है क्योंकि एल्कोहल -115 डिग्री पर जमती है, तब तक तो जमती नहीं है। तो इससे उनके शरीर में जो है खून पानी जो है वो जमेगा नहीं, यदि वो सियाचिन में ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा कि बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा, फिर हाथ ऐसे हिलेंगे ही नहीं। तो वो कहता है तू पी।
अनलिमिटेड, उसमें बाउंडेशन नहीं होती, लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड मिलती है उनको जब वो वहां ड्यूटी करते हैं। वो ये जयपुर जोधपुर इधर आके कहीं ड्यूटी करेंगे, इनको लिमिट दे देते हैं, महीने की 2 बोतल 4 बोतल जो भी, 4 देते हैं 4। देखो टैलेंट यहाँ भरा पड़ा है सारा, ठीक है। हाँ, वो उस एरिया में जाते हैं तो वहाँ उनकी लिमिट नहीं होती, नो लिमिट पे वो क्योंकि उसी से उनको चलना। जो एल्कोहल वगैरह नहीं सेवन करते उनको इस स्पेशल प्रकार का काढ़ा पिलाया जाता है, जो कि हमारे गलनाक बिंदु है, जो माइनस में कितने भी डिग्री पर जमे नहीं, और आराम से हाथ पैर हिल सके, आदमी काम कर सके। वो दर थर्मामीटर। दर थर्मामीटर के बाद एक हमारे पास और थर्मामीटर है जिसे कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर वो है जो डॉक्टर काम में लेते हैं, और डॉक्टरी थर्मामीटर जो होते हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक स्केल होती है ये। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है भाई? है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तीसरा हमारे पास है गैसीय थर्मामीटर। गैस या थर्मामीटर ये कहते हैं कि इसके अंतर्गत क्या भरी गई है? गैस। गैस या तो हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन है तो -200 डिग्री सेल्सियस है +500 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन है तो -200 डिग्री सेल्सियस है +1500 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान तक वो मापन करता है, ठीक है। एक और है प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, और ये जो है ये हमारे पास -200 डिग्री सेल्सियस है प्लस के 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापन करते हैं। नाइन्टी एट थोड़ी ना है, एल्कोहल का गणना 98 नहीं है, मतलब वो कौतना 75 भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। 60-70 के आसपास है तो देख लो, यही है। एक जोर तो मुझे याद था नहीं।
ठीक है। दर थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर, गैसीय थर्मामीटर एंड प्लेटिनम थर्मामीटर। ओके भाई, चलो ठीक है। अब हमारे पास दूसरा कौन सा मीटर है भाई? पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है ये दो प्रकार का है। पहला हमारे पास कौन सा है भाई? थर्मोकपल प्रभाव। पहला कौन सा प्रभाव है? थर्मोकपल। थर्मोकपल जो प्रभाव है सीबे एक सिद्धांत, सीधा लिख दो सिद्धांत सीबे। इसमें द्विधात्विक पत्तियों द्वारा सिद्धांत कौन सा है भाई? तो आप कहेंगे थर्मोकपल प्रभाव। इसमें कौन सी पत्तियां भाई? तो इसमें द्विधात्विक पत्तियों द्वारा, द्विधात्विक पत्तियों के एक सिरे को गर्म व दूसरे सिरे को ठंडा रखकर तापमान का मापन किया जाता है। अब इसमें क्या है कि द्विधात्विक पत्तियां कौन से काम में लें? यदि आपने द्विधात्विक पत्तियां लोहा व कांस्टेंटन तो ये 500 डिग्री सेल्सियस तक मापन करेगा पायरोमीटर होते हुए भी। लेकिन यदि रोडियम प्लेटिनम ले लिया तो ये 1600 डिग्री सेल्सियस तक मापन करेगा। दूसरा इसमें विकिरण पायरोमीटर। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, ओके। विकिरण पायरोमीटर क्या होता है? तो आप कहेंगे ये विकिरणों की सहायता से तापमान का मापन करेगा।
विकिरणों की सहायता से तापमान का मापन करता है। विकिरण पायरोमीटर क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे विकिरण पायरोमीटर यह है जो विकिरणों की सहायता से तापमान का क्या करेगा भाई? मापन करता है। ओके, ये विकिरण पायरोमीटर है। अगला, यह 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर विकिरण उत्सर्जित होती है। तो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप का मापन होता है। सूर्य के ताप का मापन किसके द्वारा किया जाएगा भाई? पायरोमीटर के द्वारा। विद्युत भट्टियों के ताप का मापन विद्युत भट्टियों के ताप का मापन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आप कहेंगे पायरोमीटर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है भाई। ओके, अब हम देखते हैं जल के असामान्य प्रसार के बारे में। पहले आप हेडिंग डाल दो, उष्मा का प्रसार, जल का असामान्य प्रसार लास्ट में देख लेंगे। हेडिंग डालो, उष्मा का प्रसार। उष्मा में वृद्धि होने पर पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में परिवर्तन होता है। इसे हम कहते हैं उष्मा का प्रसार। उष्मा में वृद्धि के कारण पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन में वृद्धि होती है। इसलिए इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे कौन सा है? रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार होता है
कि तापमान में परिवर्तन के कारण लंबाई में होने वाली वृद्धि, वो हमारे पास कौन सा प्रसार कहलाएगा? रेखीय प्रसार। तापमान में परिवर्तन के कारण लंबाई में होने वाला परिवर्तन है। रेखीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक क्या है भाई? तो आप कहेंगे अल्फा है। रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने पर मूल लंबाई की तुलना में किसी वस्तु की लंबाई में होने वाला परिवर्तन। प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि पर या ताप वृद्धि के कारण प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के कारण मूल लंबाई की तुलना में मूल लंबाई की तुलना में वस्तु की लंबाई में होने वाला परिवर्तन। इसका मात्रक हो गया प्रति डिग्री सेल्सियस। मूल लंबाई, जैसे मान लो मेरे पास एक चालक तार है या ऊष्मा का चालन होता है वो तार है और वो तार 8 मीटर लंबा है। मैंने तापमान बढ़ाया, वो पता चला 8.01 मीटर हो गया। लंबाई तो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसलिए आप कहते हैं कि गर्मियों में तार ढीले होते हैं, सर्दियों में दो खंभों के बीच तार क्या होते हैं? टाइट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? रेल की दो पटरियों के बीच में गैप इसलिए छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों में रे के प्रसार के कारण उन पटरियों में लंबाई में वृद्धि होने पर उनको जगह मिले। जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या होगी भाई? फैलेगी तो सही, फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो फिर ट्रेन नीचे उतर जाएगी। इसलिए वो कहते हैं पहले जगह छोड़ दो, ये तो फैलेगी। है कि नहीं है? तो ये किसके उदाहरण है? रेखीय प्रसार के। इसी प्रकार इसी प्रकार हम जब ये पुल या ब्रिज बनाते हैं ना, तो ब्रिज में कहते हैं एक तरफ तो उसको नट बोल्ट से पूरा कसा जाता है, जो एंगल लगाई जाती है, वो गार्डर लगाई जाती है। एक तरफ लोहे का नीचे की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन नट द्वारा नहीं कसा जाता है, क्योंकि ये फैलने के कारण थोड़ा सा फैलने की जगह मिलनी चाहिए। तो वो वहां पे इतना सा गैप रहता है वो फैल जाए, और लोहे के द्वारा पूरा सपोर्ट दे दिया जाता है चारों ओर से। वो गिर तो सकता नहीं है मजबूत रूप से रहेगा वहीं, लेकिन फैलने के लिए थोड़ी क्या चाहिए? जगह। क्योंकि कुछ भी पॉइंट ऑफ वृद्धि हो, गार्डर में भी गर्मियों में वृद्धि होगी ही होगी। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई? रेखीय प्रसार।
तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अल्फा, रे के प्रसार गुणांक अल्फा ना, तो क्या होगा भाई, लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई इनटू तापमान में परिवर्तन। यही मामला है कि नहीं भाई? अब इसको दूसरा तरीका और देखो, लंबाई में परिवर्तन को डेल एल लिख दोगे, मूल लंबाई को क्या लिखोगे, एल, और ये क्या होगा, डेल टी। तीसरा देखो, आप कहेंगे पहले यदि मान लो L1 लंबाई थी तो अब कितनी हो गई, L2। बताओ परिवर्तन क्या हुआ, L2 माइनस L1। मूल लंबाई क्या थी, L1, और तापमान में परिवर्तन क्या हुआ, T2 माइनस T1। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है कि नहीं है, वो ये जरूरी रूप से देख लेना। तीनों में कोई अंतर है क्या? T2 माइनस T1 करूंगा तो इसका मतलब क्या, डेल टी हुआ, यानी तापमान में क्या हुआ, परिवर्तन। L1 लिखो चाहे L लिखो, ये क्या है, मूल लंबाई, लंबाई में परिवर्तन, यानी कि L2 माइनस L1। पहले लंबाई मेरे पास 8 थी, अब थी हो गई 8.1, तो 0.1 क्या हुआ, परिवर्तन। तो 8.1 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 0.1। तो ये तीनों एक ही बात है भाई। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गर्मियों में दो खंभों के बीच तार ढीले होते हैं, दूसरे लिखो, रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, ठीक है भाई। तो आपने क्या लिखा, आपने ये लिखा कि भाई दो पटरियों के बीच में हम क्या छोड़ते हैं, थोड़ी दूरी, और गर्मियों में तार ढीले होते हैं जबकि सर्दियों में टाइट होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। रे के प्रसार के बाद में होता है दूसरा, क्षेत्रीय प्रसार। दूसरा कौन सा है, क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी ये क्या कहलाएगा, बीटा। बीटा बराबर क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा मूल क्षेत्रफल इनटू तापमान परिवर्तन। आयतन प्रसार गुणा
इंपॉर्टेंट एक है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, 1:2:3। इसके न्यूमेरिकल करूंगा मैं सबके अगली क्लास में। विशेष रूप से आयतन वाले के न्यूमेरिकल होंगे काफ़ी ज़्यादा, इसका सवाल न्यूमेरिकल का पूछा जाता है। और आयतनिक प्रसार आप देखते होंगे, जैसे मान लो आपके घी की भरनी है और भरनी का ढक्कन बहुत टाइट आ गया, खुल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, या ढक्कन को गर्म कर लो, या फिर आप धूप में रख दो थोड़ी देर। यदि अभी गर्मियों का मौसम है तो थोड़ी देर धूप में रखो, फिर खोलोगे ढक्कन खुल जाएगा, क्योंकि आयतन का क्या हो गया, प्रसार। तो बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा है तो आप क्या करते हैं, उसका शीरा गर्म करो, ढक्कन खुल जाता है। तो ये हमारे पास आयतन का प्रसार कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास क्षेत्रफल का भी प्रसार होता है, आयतन का भी प्रसार होता है और लंबाई का भी प्रसार होता है। और ये सब किसके कारण हो रहा है, तापमान में वृद्धि के कारण। ये हमारे पास प्रसार के गुणांक होते हैं। क्लियर। अब किसी को कोई सवाल पूछना है, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करेंगे, पूरे 5 या 6 सवाल करना है इसके न्यूमेरिकल के, तो अगली क्लास में करेंगे। किसी को कोई सवाल पूछना है तो भाई पूछ लो। कोई है सवाल है? दे सवाल। तेरी भी इच्छा पूरी कर देते, क्यों बाकी रखे। बैठ जाओ। 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम वजन वाले 2 बच्चे झूले के एक तरफ आलम से क्रम से 1 मीटर 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। ठीक है। तो 1 मीटर की दूरी पर 30 किलोग्राम वाला बैठा, तो 30 गुना 1 कितना हुआ, 30। 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है 15 किलोग्राम वाला, तो 15 को 1.2 से गुणा करोगे तो कितना है, 18। हाँ आ जाएगा 18। तो ये कितना हुआ, 30 और 18 कितना हुए, 48। याद रखना। अरे सुनो, याद रखो ना। m किलोग्राम का एक लड़का झूले के दूसरी तरफ आलम में 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है, और संतुलन में तो m का मान क्या है, तो m गुणा 1.2 बराबर 48। 48 में 1.2 का भाग दिया कितना है, 40। ले, तो ये तो वैसे ही था जैसा मैंने अभी कराया था, वो तो मैंने 7वां तो ज्यादा टफ था, स्केल और थी। एक तरफ वाले तो गुणा होकर जुड़ जाएंगे, दूसरे वाले एक और गुणा है बस। और कोई सवाल भाई? हो गए हैं? क्या करो, अलग अलग वो ये विकिरणों के द्वारा ही अलग अलग करके मापा जाता है। हम उसमें ये कहता है कि बाहरी सतह का जो तापमान है वो है 2000 डिग्री सेल्सियस, और आंतरिक सतह का पता नहीं मिलियन में है। आंतरिक सतह का कैसा मापन हुआ ये कोई आइडिया नहीं है। बाहरी सतह का मतलब वहां से जो प्रभाव आना शुरू हुआ वो मामला बताया जाता है।